रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा डिजिटल भारत कैसा होगा जहां हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, बिना रुकावट, बिना बाधा के जुड़ सके? जी हाँ, आ रहा है भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवेंट इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट पावर्ड बाय बैरियर ब्रेक। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह JW मैरियट, सहारा, मुंबई। यहाँ आपको मिलेगा सुनहरा अवसर, लीडर से सीखने का, इनोवेटर से जुड़ने का और साथ मिलकर एक समावेशी डिजिटल भविष्य बनाने का। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए newshook.com/inclusive पर और पाए अर्ली बर्ड ऑफर। इस्तेमाल करिए कोड INCL20। इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट, जहां तकनीक और समावेश मिलकर बनाएंगे नया भारत। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में आज हम अपनी जो कोलैबोरेशन है विविवा के साथ, विजुअली इंपेयर्ड बैंक एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के साथ, उसके अंतर्गत एक नया शो और बहुत इंपॉर्टेंट शो लेके आए हैं, जो हमारी सीरीज है बैंकिंग ऑन द ब्लाइंड। काफ़ी दिनों से आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि इस सीरीज में आप कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे, तो हम वेट कर रहे थे कुछ कंस्ट्रक्टिव आए और आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आए जिसके बारे में हम आपको बता सकें, एक शो कर सकें। आज उसी कड़ी में, जैसा कि आप जानते हैं कि विविवा जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वर्किंग कंडीशन पर बहुत काम करती है, उनको एम्पावर करती है, एडवोकेसी के माध्यम से भी, कंसल्टेटिव अप्रोच के माध्यम से भी। तो विविवा ने एक अपना 2025 में जो विजुअली इंपेयर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वर्किंग कंडीशन के ऊपर सर्वे किया है। तो आज हम जानेंगे उस सर्वे की बैकग्राउंड, की फाइंडिंग, फ्यूचर विजन, और ये क्या कंस्ट्रक्टिव रहता है या टाइम वेस्टेज एक्सरसाइज है, क्या निकल के आता है, किस तरह की अप्रोच होता है, सर्वे सिर्फ सर्वे तक महदूद रह जाता है। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए विविवा से 3 खास मेहमान हैं। राजेश असुधानी साहब हैं जो AGM हैं RBI बैंक में और प्रेसिडेंट हैं विविवा के। हमारे साथ हिमांशु साहू साहब हैं जो सीनियर मैनेजर हैं इंडियन बैंक में और जनरल सेक्रेटरी हैं विविवा के। और परवेज भाई हैं हमारे साथ जो इंडियन बैंक के सीनियर मैनेजर हैं और सेक्रेटरी हैं विविवा में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद दानिश भाई, धन्यवाद दानिश। हिमांशु भाई बताइए, सबसे पहले तो पिछला जो सर्वे हुआ 2016 में, उसके बाद 9 साल का समय आप लोगों ने लिया दूसरा सर्वे करने में। 9 साल का समय क्यों लिया और क्यों आपको लगा कि अब दिस इज द राइट टाइम दैट वी मस्ट डू अनदर सर्वे एंड फाइंड आउट द फाइंडिंग्स? सबसे पहले तो दानिश भाई बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो उड़ान का, हम विविवा टीम को ये मौका देने के लिए, ताकि हम रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं तक पहुंच सके, अपनी बातों को रख सके। और साथ में रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार विविवा की पूरी टीम की तरफ से। तो जी, हमने 2015-16 में जो पहला सर्वे कंडक्ट किया था उसके फाइंडिंग्स बहुत ही स्ट्राइकिंग थे और उसको हमने गवर्नमेंट के डिफरेंट बॉडीज को मिनिस्ट्री लेवल से लेके डिपार्टमेंट लेवल तक सबमिट किया था। और उसके जो भी आउटकम रहे बहुत ही हम कह सकते हैं कि कई सारे पैरामीटर्स में पॉजिटिव रहे, लेकिन साथ में बहुत सारे ऐसे पहलू थे जो कि विद द पासिंग टाइम ही फ्रक्टिफाई हो सकते थे ग्राउंड पे। तो इन बिटवीन में जो भी गैप्स हम फील कर रहे थे उसके लिए टाइम टू टाइम अथॉरिटीज को हम आगाह करते जा रहे थे, उन्हें बताते जा रहे थे। और फाइनली जब हमें एक पॉइंट पे लगा
कि अभी दो चीजें थी। एक तो अवेयरनेस वीआई कम्युनिटी में, जो बैंक एम्प्लॉयज है उनके अंदर भी बहुत सारी अवेयरनेस का लेवल बढ़ा था, बहुत सारे नए कैंडिडेट्स भी आए थे। और साथ में जब हमें लगा कि अब ये काफी समय हो गया है और जो भी लीगल मैंडेट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर डिफरेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज की तरफ से हम साथियों को मिलता है ऑन द पेपर, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे वो रियलाइज नहीं कर पाए हैं हम लोग, तब हमने जाके ये डिसाइड किया कि इस बार जो भी तब था और अब, देन एंड नाउ के बीच में क्या चेंजेस आए हैं, और सेकेंड थिंग कि क्या गैप्स है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लीगल मैंडेट्स एज वेल एज कि क्या मतलब बेहतर और हो सकता है, व्हाट इज going to be very much actually fruitful for the community which can lead to the enhancement in the productivity। तो इन दोनों एस्पेक्ट पे हमने ये सोचा कि अब ये सही समय है, एक सर्वे हम कंडक्ट करते हैं और धरातल पे जो स्थिति है वो हम असेस करते हैं। और साथ में टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आए हैं, जॉब प्रोफाइल बहुत सारे नए क्रिएट हुए हैं जहां पे बहुत सारे हमारे साथी नए तरीके से काम कर पा रहे हैं। तो हमने उस सारी चीजों को एक कॉम्बिनेशन के तौर पे एक जगह इकट्ठा किया। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने आरटीआई का भी एप्लीकेशन सारे बैंकों में दिया था और पिछले सर्वे में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब मिला था, जो हमारे सर्वे का पार्ट भी बना था कि व्हाट आरटीआई सेज एंड व्हाट द कैंडिडेट्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार आरटीआई में मोस्ट ऑफ द बैंक से हमें कुछ भी सूटेबल आप कह सकते हो या फिर जो रियलिस्टिक काइंड ऑफ रिप्लाई जो होता है वो नहीं मिला, वेग रिस्पॉन्सेज मिले या फिर बहुत सारे बैंकों ने ये कह दिया कि ये डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हमने सिर्फ रिस्पोंडेंट्स के जो रिस्पॉन्सेज थे उसके बेसिस पे सर्वे कंडक्ट किया। बढ़िया जी दानिश भाई, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी इंसाइट दी और आपने बिगिनिंग में ही बता दिया कि आप बहुत ओपन रहने वाले हैं इस शो में। आपने आरटीआई का जिक्र किया तो उसके ऊपर हम आएंगे बाद में। असुदानी साहब बताएं कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस सर्वे में और क्या की फाइंडिंग्स है। जी दानिश भाई, ये सर्वे विभिवा ने जैसा कि बताया हिमांशु भाई ने कि 9 साल बाद हमने सोचा कि ऑल इंडिया सर्वे फिर से ऑनलाइन सर्वे था ये, और हम वी ट्राई टू रीच आउट टू ऑल द वीआई बैंकर्स जहां जहां पे संभव था, जिस तरह से संभव था। बहुत कोशिश की, रेडियो उड़ान के द्वारा भी अपील की गई थी मुझे याद है, और आपने भी बहुत सहकार्य दिया था। अब पार्टिसिपेशन 34 बैंकों से था। 34 बैंकों में 34 बैंक्स में सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हमारे हैं, और इसके अलावा जो आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, तो ये सब मिला के 34 बैंकों से 685 people participated, which is quite a wide sample base। और मेरे ख्याल से जो कुल संख्या है ब्लाइंड की बैंकिंग में उसका कम से कम ये 8 से 10% लोग हैं, क्योंकि 8 से 10 हजार लोग टोटल हम मान के चलते हैं। क्योंकि हम जैसा कि कहा कि आरटीआई में हमको ये भी बैंकों ने नहीं बताया कि टोटल ब्लाइंड की संख्या उनके बैंक में कितनी है, ये स्थिति है आरटीआई की। तो ये सैंपल बेस लेके हम चले, जिसमें से करीब करीब 20-21% महिलाएं थीं और लगभग 20-22% जो हैं वो लो विजन एम्प्लॉइज थे। बाकी 78 के आसपास जो हैं वो सीवियरली डिसेबल्ड, 78% के आसपास एम्प्लॉइज जो है वो टोटली ब्लाइंड एम्प्लॉइज थे। तो इस तरह से ये सैंपल बेस लेके हमने सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद पूरा डाटा हमने एनालाइज किया। और फिर एक बार मैं ये बात बता दूं अपने श्रोताओं को कि किसी का भी कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कहीं डाटा में नहीं गया है। ऑल द डाटा हैज बीन कोलेक्टेड एनोनिमसली, बिना किसी के नाम के, बिना किसी की आइडेंटिटी के। हमने जो टोटल फाइंडिंग्स हैं इस सर्वे की, काफ़ी मेहनत लगती है एनालाइज करने में, हमारे साथियों ने सबने मिलके हम लोगों ने उसको एनालाइज किया और एक रिपोर्ट की शक्ल में, एक दस्तावेज की शक्ल में हमने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंट किया, जिसमें 3 मिनिस्ट्रीज का शुमार है। हमारा डेलीगेशन जो है, हम लोग नई दिल्ली गए 6 और 7 अक्टूबर को, और हम मिले 3 मिनिस्ट्रीज से, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट शामिल है, और डीओपीटी शामिल है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शामिल है। इनमें हम सेक्रेटरी लेवल के, कहीं जॉइंट सेक्रेटरी, कहीं एडिशनल सेक्रेटरी, कहीं डेप्यूटी सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर से हमने 1-to-1 बात की है, और करीब करीब ये समझिए कि 2-3 घंटे
बात हुई है सब मिला के, और काफी सार्थक बातचीत हुई है। ये सर्वे, ये रिपोर्ट उन्होंने काफी गंभीरता पूर्वक इस चीज को लिया है, और अलग अलग जो फाइंडिंग्स हैं, जब हम फाइंडिंग्स पर आएंगे तो उसकी बात करेंगे, तो हमने वहां हाईलाइट करके उनको ये बातें बताई हैं कि काफी सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए हैं उन नोटिफिकेशंस को, लेकिन उनका जो अमल है, इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड, वो कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा हुआ, अभी भी बहुत पुअर है वो जो इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमें चाहिए कि हम कुछ ठोस कार्रवाई करें उसके अमल के लिए। जी दानिश भाई। आ जाइए की हाइलाइट्स पे आ जाइए। जी, तो अब हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता ये जान लें कि ये जो इतना बड़ा सर्वे हुआ, इतना बड़ा एनालिसिस हुआ, जिसको लेकर हम लोग भारत सरकार के पास गए हैं और बातचीत की है, तो इसमें आखिर हमने पाया क्या, इससे मिला क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाली बात हुई, पर ऐसा नहीं है, यकीन जानिए कि ऐसा नहीं है। कुछ कुछ बातें तो ऐसी मिली कि हम भी हक्का बक्का रह गए कि आज भी ये हालत है। तो जो मेजर फाइंडिंग्स हैं, मैं उनको 7 ग्रुप्स में विभाजित करता हूं, और पहले मैं बता दूं कि 31 पैरामीटर्स थे, 31 पैरामीटर्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी से लेके, एक्सेसिबिलिटी से लेके, ट्रेनिंग और आपका ट्रांसफर, प्रमोशन, सारी चीजें उसमें शुमार हैं। तो कुछ मेजर फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें, तो यहां से बात शुरू करें कि जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो मिलनी चाहिए, जॉज मिलना चाहिए, मैग्नीफायर मिलना चाहिए, ओसीआर मिलना चाहिए, बाकी डिवाइसेस, यहाँ भी हालत बड़ी खराब है। आज भी कम से कम 30% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि उनको स्क्रीन रीडर बैंकों द्वारा नहीं दिया गया है। अब सोचिए कैसे ब्लाइंड व्यक्ति काम करेगा कि 100 में से 30 व्यक्तियों को स्क्रीन रीडर आज भी नहीं उपलब्ध है। मैग्नीफायर और ओसीआर में तो ये बात 89% तक चली गई है। असिस्टिव डिवाइसेस में तो मेरे ख्याल से 91% तक चली गई है ये बात। और न सिर्फ मुहैया कराने की बात है, पर अपडेशन भी तो जरूरी है जो टेक्नोलॉजी दी जाती है। तो अपडेशन भी करीब करीब 80-90% के आसपास लोग कह रहे हैं कि अपडेशन रेगुलरली नहीं होता है। अब इनमें नेचुरली कुछ कुछ बैंक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ बैंक्स में कम प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं खास पर्टिकुलर बैंकों के यहाँ नाम अगर आप कहें तो हम ले भी सकते हैं, और जैसे हाँ बिल्कुल बताइए। जी, तो 4-5 परवेज ये डिटेल में चीज बताएंगे, बैंकों के नाम ले लेके हर पैरामीटर का अगर आप देखेंगे फाइल में तो, लेकिन 4-5 बैंकें ऐसी हैं कि जो आउटलायर्स हैं हर मामले में। उनमें है इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी, उनमें है यूको बैंक, उनमें है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उनमें है पंजाब एंड सिंध बैंक, और आप यकीन नहीं मानेंगे स्टेट बैंक जैसी स्टेट बैंक भी कुछ मामलों में बड़ी ही आउटलायर है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशन, जैसे स्पेशल कन्वीनियंस अलाउंस पूरी तरह से न मिलना, जैसे 10 दिन की जो छुट्टी है एससीएल वो पूरी तरह से न मिलना, इसमें स्टेट बैंक का भी नाम आता है। तो नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही, ऐसी भी बात कहीं ना कहीं है। तो बाकी अगर फाइंडिंग्स की बात करें तो परवेज जी आप थोड़े और फाइंडिंग्स शेयर करें हमारे श्रोताओं से। जी, तो जैसा कि राजेश सर ने काफ़ी अच्छा बता ही दिया है कि किस तरह की फाइंडिंग्स हमको मिली हैं। एक्सेसिबिलिटी जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ जॉज, देखिए सबसे बेसिक चीज़ है, बिना स्क्रीन रीडर के तो कोई विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉय बैंक में काम कर ही नहीं सकता। तो उसमें उन्होंने जैसे बता दिया कि उसमें भी अभी जो है 30% लोगों को नहीं मिल रहा है। उसी बात को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए जॉब्स मिल भी जाए और अगर जो पोर्टल्स या एप्स वो एक्सेसिबल नहीं है बैंक के, तो फिर आप जॉब्स होते हुए भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं। तो देखें तो 68% जो लोग रहे हैं सर्वे में, उन्होंने कहा है कि उनकी जो बैंक के पोर्टल्स हैं या एप्स हैं वो इनएक्सेसिबल हैं या पार्टली एक्सेसिबल हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है या तो पूरी तरह से एक्सेसिबल नहीं है। तो ये भी जो है आप कितना भी अच्छे से स्क्रीन रीडर यूज़ कर लें, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को फिर हैम्पर करता है। उसी तरह से देखिए बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड, हालांकि सभी डिसेबल्ड को फिजिकल एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करने की तरफ लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, और उस पर भी हम देखें तो जो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी है जैसे कि रैंप होना चाहिए, या हम देखें कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए लिफ्ट में ब्रेल में मार्किंग होनी चाहिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं तो उसको भी देखें तो वो भी काफ़ी लगभग 80% लोगों ने कहा है कि उनके जो वर्क प्लेस है वहाँ पे फिजिकल एक्सेसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उन्हें रोज़ जो है इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। जी, और कुछ मेजर फाइंडिंग्स जैसे मुझे याद आती हैं इस सर्वे की,
अब अगर आप बात करें स्पेशल कन्वीनियंस अलाउंस, वो बहुत ज्वलंत मुद्दा है। 400 से 600 किया गया 15 साल बाद। हमने ये चीज वहां हर मिनिस्ट्री में हाईलाइट की कि आप लोगों ने 15 साल बाद केवल 400 से 600 करके एक तरह से डिसेबल्ड कम्युनिटी का अपमान किया है। और यकीन जानिए हमने इन्हीं शब्दों में ये बात की वहां पे वेबीवा के डेलीगेशन ने, और सारे मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स वेयर इन एग्रीमेंट विथ अस कि जी बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये और आगे ज्यादा होना चाहिए, रीजनेबली 5% होना चाहिए पे का, हमारी तो ये डिमांड है। तो 21% लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्हें 600 भी नहीं मिलते हैं आज की तारीख में, और कम से कम 91% लोग ये कह रहे हैं कि उनका एक्सपेंडिचर 600 से कहीं ज्यादा है कन्वीनियंस पर। तो इस तरह की ये फाइंडिंग्स हैं। अगर आप ट्रांसफर और प्रमोशन की बात करें, जो कि बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, तो कम से कम 56% रिस्पोंडेंट्स ये कहते हैं कि उन्हें किसी न किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन प्रमोशन में फेस करना ही पड़ता है। इसका एग्जाम्पल तो ज्वलंत एग्जाम्पल एसबीआई में है, जहां की ऑपरेशनल असाइनमेंट्स मैंडेटरी कर दी गई हैं आगे के प्रमोशंस के लिए 3 से 4 स्केल के लिए। लेकिन इसके नीचे भी कई सारे लोगों ने, 56% लोगों ने अलग अलग बैंकों में ये कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशन है। अगर आप ट्रांसफर पे आ जाएं, भाई हम वी शुड बी पोस्टेड एट द प्लेस ऑफ प्रेफरेंस, ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस कहती हैं। लेकिन 26% लोग सर्वे में आज भी ये कह रहे हैं कि वो पोस्टेड नहीं है, जहां वो चाहते हैं वहां वो पोस्टेड नहीं है। और करीब करीब आधे लोगों ने, 50% लोगों ने ये बात मानी है कि कैरियर में कभी ना कभी उनको बाहर पोस्टिंग दी गई है, अपने अपने इच्छित स्थान से बाहर उनको पोस्ट किया गया है। तो ये कितनी गंभीर समस्या है ये हम इससे जान सकते हैं। प्रमोशन की बात करें, 50% लोगों को तो एक भी प्रमोशन नहीं मिला है। आधे रिस्पोंडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि आज तक हमें 0 प्रमोशन मिला है। और इसके अलावा 32% लोगों ने कहा है कि केवल उनको अभी तक करियर में एक ही प्रमोशन मिला है। मतलब 82% लोग ये हैं जिनको या तो प्रमोशन नहीं मिला है या उनको केवल एक ही प्रमोशन मिला है। तो ये इस तरह की जो फाइंडिंग्स हैं। अगर छुट्टियों पर आ जाएं आप, 10 दिन की जो स्पेशल कैजुअल लीव होती है, 92% लोग कहते हैं कि हमने कभी नहीं ली है, क्योंकि हमें या तो पता ही नहीं है, या फिर हमारे बैंक में वो सर्कुलर ही नहीं है, या फिर वो प्रोसीजर इतना कठिन है कि हमें वो छुट्टी मिलती ही नहीं है। और 46% लोगों को 4 दिन की छुट्टी, जो स्पेशल कैजुअल लीव मेडिकल पर्पस के लिए होती है डिसेबिलिटी की, वो भी 46% लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं ले पाए हैं ये चीज। तो इस तरह की जो फाइंडिंग्स हैं, बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली फाइंडिंग्स हैं जो सर्वे की है। तो हम ये सारी फाइंडिंग्स लेके गवर्नमेंट के पास गए, रिपोर्ट की शक्ल में, एक पुस्तिका की शक्ल में, और हमने बातचीत में उनको ये चीज बताई कि ये हमारे एक्सपीरियंस, लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये फाइंडिंग्स तो बड़ी ही डिस्टर्ब कर देने वाली फाइंडिंग्स है। देखा जाए तो सारे के सारे 31 पैरामीटर्स में जो फाइंडिंग्स आई हैं, तो हम जब मिनिस्ट्रीज के पास पहुंचे, हमने ये चीज बताई, उनको रिपोर्ट दी, तो सवाल ये है कि उनका भी कहना था कि अब किया क्या जाए, क्योंकि सबको ही जानता है कि सर्कुलर्स तो इशू हो जाते हैं भारत में, लेकिन उनका अमल जो है, तो हमने उनसे ये बात कही कि भाई बीइंग एग्जीक्यूटिव का काम ही है अमल करवाना। तो ये आप लोगों का दायित्व बन जाता है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हो, चाहे डीओपीटी हो, चाहे आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो। ये दायित्व आप लोगों का है कि आज 10-12 साल बाद हो चुके हैं 2014 के सर्कुलर को, लेकिन अमल अगर इतना कमजोर है तो आप कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे। तो वो दे वर रेडी टू एंगेज इन द कंस्ट्रक्टिव डायलॉग कि बोले विबिवा एक प्रोमिनेंट संगठन है, तो आप लोग सुझाव दीजिए। तो हमने जो उनको सुझाव दिए हैं, कई सारे सुझाव हमने उस रिपोर्ट में भी उनको दिए हैं, और पर्सनली जो हम मिले हैं तब भी हमने कई सारे सुझाव उन मिनिस्ट्रीज के सामने रखे हैं। अब जैसे ये कौन से हो सकते हैं ये सुझाव, तो बताएंगे हम लोग आपको। पहला सुझाव जो मेरे ख्याल में अभी आ रहा है, हमने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बात की, जहां तक एक्सेसिबिलिटी की बात है, जब 68% लोग कह रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी नहीं, तो हम जब एक्सेसिबिलिटी की बात सोचते हैं तो कस्टमर एक्सेसिबिलिटी की बात सोचते हैं, पर हमको एक्सेसिबिलिटी चाहिए इंटरनल पोर्टल्स में, सीबीएस में, और जो एचआर पोर्टल्स हैं बैंक के, तो यहाँ एक्सेसिबिलिटी की बात ही नहीं होती है। तो हमने कहा कि आप लोग स्पेसिफिकली ये बोलिए बैंकों को कि आपके इंटरनल पोर्टल्स भी एक्सेसिबल होने चाहिए। आप एक्सेसिबिलिटी ऑडिट हर साल करवाइए बैंकों का, ताकि ये इंटरनल एक्सेसिबिलिटी पीछे न रह जाए, क्योंकि जब तक इंटरनल एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो सिर्फ कस्टमर एक्सेसिबिलिटी की हम बात करेंगे तो वो अधूरी बात है।
तो एक तो ये बात हुई। इसी बात को दूसरी सर अगर हम आगे बढ़ाएं तो जी सर जब जी दानिश जी जब हम लोग डीएफएस में मिस्टर धीरज कुमार हैं डिप्टी सेक्रेटरी, तो जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं भी मतलब वो भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंक्स में कोई डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कोई नोटिफिकेशन या कोई सर्कुलर्स हैं जो कि इंटरनल डिजिटल जो एक्सेसिबिलिटी है उसको इंश्योर करने के लिए बनाए गए हों। तो अभी हम लोग उसमें उनकी मदद कर रहे हैं। हम लोग डिफरेंट बैंक्स की इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी जो कि इस बात को एड्रेस करती है हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सो दैट हम उनको बता सकें कि क्या पोजीशन है इसके बारे में। कुछ लिखा भी गया है, ये अगर लिखा गया है तो कितना जेनरिक लिखा गया है, कुछ उस पर एम्फेसिस दिया भी गया है या नहीं दिया गया है। जी राजेश सर। जी। दूसरा सुझाव हमने उनको दिया स्पेशल कन्वीनियंस अलाउंस का, जो मैंने पहले भी कह चुका हूं कि एक डिसेंट होना चाहिए, या तो 5% हो पे का, या फिर कम से कम आप उसको 600 से इतना तो बढ़ाइए कि एक जो खर्चा हो रहा है कन्वीनियंस पे वो कवर कर पाए वो चीज। तो इस मामले में भी वो काफी सकारात्मक थे, और हम हर और चीज पर उनको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन बना के फिर भेज भी रहे हैं। रिपोर्ट तो हमने दे दी, अब जैसे इंटरनल एक्सेसिबिलिटी जैसा परवेज ने बताया कि अलग से हम उनको बता रहे हैं, फिर स्पेशल कन्वीनियंस अलाउंस ये भी अलग से हम उनको दे रहे हैं। और इसके बाद जो ट्रांसफर प्रमोशन वाली बात है, तो प्रमोशन हमने कहा जो एसबीआई जैसे डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया है कि ऑपरेशनल असाइनमेंट्स, ब्रांच मैनेजर इत्यादि जो मैंडेटरी होंगे, तो बाकी बैंकें भी ऐसा करेंगी। तो डीओपीटी को चाहिए या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चाहिए कि जैसे रूरल और सेमी अर्बन असाइनमेंट से एग्जेम्पशन दिया हुआ है ब्लाइंड को और डिसेबल्ड को, उसी तरह से मैंडेटरी ऑपरेशनल असाइनमेंट से भी हमको एग्जेम्पशन दिया जाए। और इस सिलसिले में वैसे हमने दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस भी दायर किया है विभिवा ने। पहले सीसीपीडी में हमको विजय मिला, जीत मिली। सीसीपीडी ने कहा ऐसा करना चाहिए एसबीआई को, पर एसबीआई ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमको मजबूरन दिल्ली हाईकोर्ट में जाना पड़ा है। लेकिन अगर मिनिस्ट्री लेवल पे ये डायरेक्टिव इशू हो जाए तो इस केस की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो हमने उनको ये बात बताई कि केस तो हमने मजबूरन किया है कि आप अगर आज भी एक सर्कुलर इशू कर दें तो हम खुशी से ये केस अपने आप वापस हो जाएगा। तो ये हुई प्रमोशन की बात। ट्रांसफर की भी बात हमने उनसे कही कि कई बार शुरू में प्रोबेशन में 2 साल में इतने ट्रांसफर कर दिए जाते हैं डिसेबल्ड के कि पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। 6 ट्रांसफर होते हैं 2 साल में कई बार, या बाद में भी होते रहते हैं, विजिलेंस के नाम पे होते रहते हैं, सीबीसी गाइडलाइंस के नाम पे, या वैसे भी होते रहते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी हमने उनको बात कही है ट्रांसफर और प्रमोशन के मामले में। और छुट्टियों के मामले में भी हमने उनसे कहा है काफी कुछ। हमने तो एक और मांग भी रखी है कि ये जो सीसीएल है, चाइल्ड केयर लीव, ये बैंकिंग सेक्टर में भी होनी चाहिए। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जो महिलाएं हैं उनको तो इसकी काफी ज्यादा, कम से कम जो डिसेबल्ड महिलाएं हैं उनके लिए तो ये परमावश्यक है। तो आप इन जनरल अगर नहीं कर सकते बैंकिंग सेक्टर में, तो कम से कम जो डिसेबल्ड महिलाएं हैं या फिर जिनके बच्चे डिसेबल्ड हैं, आप ऐसी महिलाओं के लिए तो सीसीएल दीजिए। और सर इसी बात को आगे जी बढ़ाते हुए हमने सीसीएल के साथ साथ ये भी डिमांड रख रहे हैं कि जो डिसेबल्ड महिलाएं हैं उनकी मैटरनिटी लीव जो है बैंक में, उन्हें कम 6 महीने से बढ़ा के उसे कम से कम 9 महीने तक किया जाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि उनके लिए चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। तो ये इस तरह से कई सारी हमने जो मांगे हैं उस रिपोर्ट का ही हमारे वो पार्ट हैं। लेकिन दानिश जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, रेडियो उड़ान के सभी साथियों को एक चीज बताऊं, सारी मांगों की जो एक मास्टर डिमांड है वो ये है, जो हमने उनसे चर्चा भी की। मैंने कहा देखिए, हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही पुअर है। आप लोगों को ये बात कैसे पता चलेगी? हम तो 10 साल बाद आ सकते हैं आपके यहाँ, हमारे रिसोर्सेस कमजोर हैं, हमको आरटीआई में इंफॉर्मेशन नहीं देती हैं बैंकें। आप ऐसा एक रिव्यू मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते कि ये जो 31 पैरामीटर्स हमने हैं, आपके जो सर्कुलर्स में जो पैरामीटर्स हैं, इन पर आप बैंकों से दरियाफ्त कीजिए डाटा। रिटर्न के फाइल में, जैसे रिटर्न फाइल किया जाता है, तो साल में सारी बैंकें, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक रिटर्न फाइल करें 31 पैरामीटर्स, या इससे भी ज्यादा आप कवर करना चाहें कि उन्होंने आज तक क्या किया है इस मामले में। जैसे आपने कितनों को जॉज दिया है और कितने लोगों को बाकी है देना, आपने ट्रांसफर से एग्जेम्पशन दिया है या नहीं दिया है, छुट्टियां कितने लोगों ने ली हैं या नहीं ली हैं। तो ये अगर मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिव्यू मैकेनिज्म एक अगर बन जाएगा तो ये काफी कारगर सिद्ध हो सकता है, बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। और इस मामले में सारी मिनिस्ट्रीज तत्वतः तो इस बात को मानती हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकली देखिए, इस बात पर भी हम अलग से रिप्रेजेंटेशन उनको भेज रहे हैं कि अगर रिव्यू मैकेनिज्म होगा तो एक बात को लेके ये नहीं करना पड़ेगा कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हर साल आपको स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है।
जी बिल्कुल। तो हिमांशु जी, मेरे को जो पिछले 1.5-2 महीने से बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, ये जो चीजें आप बता रहे हो वो तो है ही है। एक जी नई चीज उत्पन्न हुई है, और ये मुझे आरबीआई से लेके पंजाब एंड सिंध बैंक के एम्प्लॉयज से जो कॉल आ रही हैं, एक जी नई प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है, बिहेवियर डिस्क्रिमिनेशन। जी बहुत सारे एम्प्लॉयज, जो डिसेबल्ड एम्प्लॉयज का कहना है कि बहुत खराब बिहेव किया जा रहा है उनके साथ, जो काम करते हैं उनके साथ भी। और कई बार जैसे मीटिंग में जाना होता है तो उनको नहीं लेके जाएंगे, या बताएंगे नहीं। अब खाना खाएंगे तो उनको एक्सक्लूड करेंगे। बाहर मीटिंग जाना है, जहाँ अगर छुट्टी मांग ली तो मैनेजर चिल्लाना शुरू कर देगा, अपनी ही छुट्टी ले रहा है। तो ये भी एक समस्या है क्या? इसके ऊपर भी आप लोग स्टडी कर रहे हो, जो आप लोगों को भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं? दानिश भाई, व्यक्तिगत तौर पे मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि जी, ये समस्याएं हमें भी आती हैं। और समय बदलता है, लोग बदलते हैं, आपके ऑफिस में कॉलीग्स बदलते हैं, और जो नए कॉलीग्स आते हैं उनको एडजस्ट करने में हमारे साथ, लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ वी मैनेज, हाउ डू वी लिव, व्हाट इज आवर लाइफस्टाइल एंड ऑल, इसमें उन्हें बहुत सारी समस्याएं आती है। या तो उनका एक्सपोजर नहीं होता है, या फिर वो हमारे जो भी एफर्ट्स हैं, या फिर जो भी हमारे मॉडस ऑपरेंडी ऑफ मैनेजिंग द वर्क प्रोफाइल या वर्क प्लेस है, वो समझ नहीं पाते हैं, और या तो चाहे या फिर अनचाहे में वो डिस्क्रिमिनेट कर ही देते हैं। और इंटेंशनल जो बिहेवियरल मतलब एस्पेक्ट्स हैं, ये भी प्रेवलेंट है। बहुत सारे हमारे साथी, जो हमारे मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, उनका लगातार हमारे पास भी कॉल आता है, और कई सारे मामले में डायरेक्ट हम उनके इमीडिएट अथॉरिटी से बात भी करते हैं। तो ये समस्याएं हैं, और इनके निष्पादन के लिए भी हमने सुझाव हमारे सर्वे में रखा है, और वो ये है कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कंटिन्यूअस सारे मॉड्यूल्स में, ट्रेनिंग के जितने भी बैंक्स के जो भी मॉड्यूल्स है, उसमें एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी कंपल्सरली होना चाहिए, लाइक अदर सब्जेक्ट्स, जिसमें जो भी एचआर के लोग हैं प्लस जो नॉर्मल एम्प्लॉइज हैं, उन्हें अवेयर कराया जाए कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो हमारे कोलीग्स हैं एज वेल एज जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनके स्पेसिफिक नीड्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और उन्हें किस तरीके से मीट करना है, प्लस व्हाट शुड बी द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक्स, जो या तो कोलीग की तरफ या फिर कस्टमर की तरफ। ये हम सुझाव हमारा बिल्कुल हमारे सर्वे में है। जैसे पोस्ट की ट्रेनिंग होती और है ये तो इस एक तरह बहुत ही रेगुलर मजबूत एस्पेक्ट है। बिल्कुल, जैसे जी जैसे पोस्ट जी की ट्रेनिंग होती है, उस तरीके से सेंसिटाइजेशन सेशंस होने चाहिए डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी। तो 89% लोग, हमारे सर्वे के जो रिस्पोंडेंट्स हैं, उन्होंने कहा है कि उनके बैंक में किसी भी तरह की डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग नहीं होती है, और उनको इसका कोई ज्ञान नहीं है। परवेज जी, अब ये बताएं कि हम अमूमन बात करते हैं कि डिसेबल्ड की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और बैंकिंग एक सेक्टर है जहां ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन है डिसेबल्ड की। जी लेकिन बिल्कुल। अगर हम 16 का सर्वे उठाएं या 25 का सर्वे उठाएं, दोनों में कुछ बहुत बड़े चेंजेस हमें देखने को मिल नहीं रहे। प्रॉब्लम कहाँ है फिर? देखिए, हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि देखिए 16 के और 25 के सर्वे में कुछ तो हम पॉजिटिव चीज़ें खोज सकते हैं। जैसे अभी हम जब 16 का सर्वे देखेंगे तो उस समय जो विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉइज थे, जॉज इतना प्रेवलेंट नहीं था, उनको इजीली एक्सेसिबल नहीं हो, इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता था, बैंक्स प्रोवाइड नहीं करते थे। अभी हम देखेंगे कि ये जो हमारी फाइंडिंग्स है उसमें 30% है कि 30% बैंक एम्प्लॉइज ने कहा है कि उनको जॉज नहीं दे रहा है बैंक। 30% भी बहुत बड़ा है, इसे 0% होना चाहिए। कायदे से हर बैंक एम्प्लॉय को ज्वाइन करते ही स्क्रीन रीडर मिल जाना चाहिए। लेकिन देखिए, ओवर द पीरियड ये एक इम्प्रूवमेंट है ना। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ा है पहले से, और काफ़ी हमारे बैंक में, अलग अलग बैंकों में, हालांकि बहुत ही कहने चाहिए, हम उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल हैं, लेकिन लोग जो है प्रमोट भी हो रहे हैं। स्किल 3 के बाद स्किल 4 भी है हमारे पास, यूनियन बैंक में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारे पास एक डीजीएम है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, एक हमारे पास कैनरा बैंक में एजीएम है जो विजुअली इम्पेयर्ड है,
उसी तरह से पंजाब नेशनल बैंक में है। तो हालांकि मैंने कहा जैसे कि हम उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं, बट स्टिल एक एक्सेप्टेंस, एक एक्सेप्टेबिलिटी हम देख रहे हैं कि प्रमोशन भी बैंक्स दे रहे हैं। एट द सेम टाइम जैसे अभी आपने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन और वो सारी बातें भी चल रही हैं। तो अ, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो एम्प्लॉय है उसे अपने जो स्किल सेट हैं उसे इम्प्रूव करना चाहिए, जिसके लिए तमाम तरीके से काम कर रहा है। हम लोग बीबीबा की तरफ से भी कोशिश करते रहते हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरा एस्पेक्ट है वो एम्प्लॉयर का है, वो बैंक का है। तो उसमें जो जॉब मैपिंग है वो हमारी अभी बहुत पुअर है। बैंक मैनेजमेंट अभी यहाँ तक नहीं सोच पाया है कि हम जिन लोगों को, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को अपने बैंक में रख रहे हैं, ले रहे हैं, तो उनके लिए हम जॉब कौन कौन से ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पे उनकी प्रोडक्टिविटी द मोस्ट हो, सबसे अच्छी प्रोडक्टिविटी हो। तो जॉब मैपिंग के लिए भी हालांकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, वो अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। यही सारी बातें हैं जो जिसकी वजह से हमने ये सर्वे करना पड़ा, ताकि जो गैप है माने गवर्नमेंट गाइडलाइंस का और इम्प्लीमेंटेशन का, वो हम गवर्नमेंट एजेंसीज को जाके बता सकें। तो हिमांशु जी, जो आपको अपनी बात रखनी है, ऐड ऑन करना, वो तो आप करना ही। अभी तो सुनने में आ रहा है कुछ बैंक में तो विजुअली इम्पेयर्ड की आईडीज ही ब्लॉक कर रखी हैं, तो उनको बिल्कुल अलाउ ही नहीं किया जा रहा काम करने में। पंजाब एंड सिंध बैंक में एम्प्लॉयज़ की आईडीज ही ब्लॉक हैं, तो वो काम ही नहीं कर सकते फाइनेंस से रिलेटेड। दूसरा, हमारे पास सर्कुलर है, रिप्रेजेंटेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्सेसिबिलिटी के तमाम हमारे पास सर्कुलर्स है। अब तो नॉन नेगोशिएबल गाइडलाइंस भी आ रही हैं, लेकिन बावजूद उसके एक्सेसिबिलिटी के, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की कि जब इंटरनल सिस्टम ही एक्सेसिबल नहीं होगा, आप जोश दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जॉब मैपिंग कर लीजिए, लेकिन जब एक्सेसिबिलिटी ही नहीं होगी तो फिर आप कैसे अपना बेस्ट दे पाओगे? तो फिर हल क्या है? जब हमारे पास पॉलिसीज हैं, सर्कुलर हैं, रिप्रेजेंटेशन है, सब कुछ है, 2025 हम एआई के युग में जी रहे हैं, वहाँ भी अब हमारी लड़ाई अभी भी जोश को लेने में, एक्सेसिबल चीजें करवाने में है, तो बात बनेगी कैसे? प्रॉब्लम है कहाँ? दानिश भाई, पंजाब एंड सिंध बैंक का जो मसला आपने उठाया, ये एक स्पेसिफिक मसला है, इंडस्ट्री वाइड ये सिनेरियो जहां तक मैं समझ पाया हूं नहीं है। पंजाब एंड सिंध में एक विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉय के आईडी से फ्रॉड हुआ था, काफी बड़े अमाउंट का। उनका जो हमारी जानकारी में आया, हमारे सूत्रों के अनुसार, डायरेक्ट हमारे उस एम्प्लॉय से कनेक्ट नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंसील कर लिया था, शील कर लिया था। तो उनके आईडी से काफी बड़ा एक फ्रॉड हुआ था, जिसके बाद मैनेजमेंट ने उनपे भी एक्शन लिया, बाद में उसको रिपील किया गया। लेकिन चूंकि जो वल्नरेबिलिटी ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड इन टर्म्स ऑफ डूइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसे हम लोग हमेशा से ही हाईलाइट करते रहे हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को जो भी आईडीज मिलती हैं, आप उससे अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ना ये करें, चूंकि आपके साथ कभी भी धोखा हो सकता है। बैंकिंग इज अ फ्रॉड प्रोन एरिया। फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन बैंकिंग इज स्पेसिफिकली रिलेटेड विथ मनी, तो वहां फ्रॉड डायरेक्टली आपका मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है। तो ये सुझाव हम हमेशा देते रहे, और वहां पे भी इस घटना के बाद जो आपने हमें ये बताया, अभी ही हमारी ये जानकारी में आया कि सभी के आईडी ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो अगर ऐसा है तो ये मैनेजमेंट का, मुझे लगता है कि इसको प्रिवेंटिंग भी कह सकते हैं और लिटिल बिट ऑट्रोसियस भी कह सकते हैं। वो इस पे एक बैलेंस्ड अप्रोच अपना सकते थे कि रीड ओनली जो होता है, जिससे कि जो हमारे बहुत सारे साथी, जैसे उसको कैपेबिलिटी लेवल बोला जाता है दानिश भाई, उस पे वो सारे वो मेनूज एक्सेस कर सकते हैं जो उन्हें डे टू डे अपनी बैंकिंग लाइक ऑपरेशंस के लिए, चाहे ऑपरेशंस इन द सेंस कि जो प्रोफाइल कस्टमर का है वो देख पाए, स्टेटमेंट्स वगैरह देख पाए, जो भी उसके बेसिस पे वो फॉलो अप कर पाए सिस्टम में उन चीजों को एज एन इंफॉर्मेशन एक्सेस करके, तो वो इसे कर सकते थे। और चूंकि आपने हमारे संज्ञान में दिया है, तो हम अपने पंजाब एंड सिंध बैंक के साथियों जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे संज्ञान में इसे अभी तक नहीं लाया गया है, तो जरूर इस पे काम करेंगे दानिश भाई। और दूसरी चीज ये है कि इसी लाइन पे बहुत सारे बैंकों में डिफरेंट सेट ऑफ गाइडलाइंस है इंटरनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। कहीं पे आउटलाइंड है और कहीं पे इम्प्लिसिट है। लाइक इन पंजाब नेशनल बैंक
हमारे बहुत सारे साथी शुरू से कंप्लेन करते हैं कि भाई हमें तो एक सर्टेन लेवल ही दिया गया है जिसके अंदर हम 8-10 मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम अपने आउटरीच को बढ़ाना चाहें, हम अपने जॉब प्रोफाइल को एक्सपैंड करना चाहें, तो वहां पे हमें रिस्ट्रिक्शंस है। इसके उलट बहुत सारे बैंकों में ऐसी स्थिति है जैसे कि मुझे भी जो कैपेबिलिटी आज भी दी गई है मेरे बैंक में, वो एज ए नॉर्मल सीनियर मैनेजर जो हमारे बैंक्स में होते हैं 11 लेवल की कैपेबिलिटी होती है, वो ही मुझे दी गई है। लेकिन चूंकि मैं जोनल ऑफिस में हूं और मुझे कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं उसे एज इट इज रखता हूं सो दैट मैं वो सारे मेन्यू एक्सेस कर सकूं जो मेरे इक्विवेलेंट रैंक के ऑफिसर्स करते हैं, और इससे मेरा कार्य सुगम हो जाए। लेकिन वही चीज अगर ब्रांच में कोई ऑफिसर बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक मसले को और रखना चाहूंगा। यहाँ पे थोड़ा कैटेगराइजेशन हो जाता है लो विजन एंड फुल ब्लाइंड में। हमारे बहुत सारे लो विजन साथी मांग के मैनेजमेंट से ये कैपेबिलिटी लेवल लेते हैं सो दैट वो इक्वली परफॉर्म कर सके। लेकिन जब उनका डिट्यूरेशन ऑफ आईसाइट शुरू होता है, वही काम वो करने से जब मना करते हैं, तो मैनेजमेंट कहता है कि आप बहाना कर रहे हैं, अभी तो कुछ एक दिनों महीनों पहले तक आप ये काम करते थे, अब आपको क्या प्रॉब्लम आने लगी। तो यहाँ पे कुछ हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को भी अवेयर होना पड़ेगा कि जो आज आप कर रहे हो उसका प्रेसिडेंस लेके दूसरे जो उस चीज को एक्सेस विथ आई साइट नहीं कर सकते हैं, वो डेटा हो गया, वो वाउचर्स हो गए, वो नंबर्स हो गए, फिगर्स हो गए, उनके लिए आप प्रॉब्लम्स खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट उन्हीं से कहेगा कि आपके दूसरे साथी ये काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, मतलब आप करना नहीं चाहते। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच हमारी कम्युनिटी मेंबर्स को भी अपनाना होगा, और साथ साथ मैनेजमेंट को यूनिफॉर्म गाइडलाइंस बनाने ही पड़ेंगे। और जैसे जॉब मैपिंग नहीं हुई, परवेज भाई ने बताया, तो आप कैसे पता कर पाओगे कि लो विजन को क्या प्रोफाइल देना है, फुल ब्लाइंड को क्या देना है। और अगर कहीं कहीं हुई भी है, लाइक एसबीआई में कुछ एक, और यूनियन बैंक में, वहां का भी मुझे बहुत अप टू डेट और रैशनलाइज्ड नहीं लगता है। जैसे एसबीआई ने तो बहुत हद ही कर दी, जैसे राजेश सर ने बताया, तो वो तो क्रेडिट को भी और ट्रेजरी को भी और ब्रांच मैनेजर और ऑपरेशनल असाइनमेंट्स ऐसे को भी आइडेंटिफाई उन्होंने कर दिया पर्सन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए। तो वही यूनिफॉर्म पॉलिसी की हम मांग कर रहे हैं, और इस दिशा में अभी लास्ट ईयर सीसीपीडी ने भी एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन, आई थिंक इंस्ट्रक्शन निकाला है एज इन शेप ऑफ गाइडलाइंस, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर उन्होंने डिफाइन किया है। और वहां पे उन्होंने मेंशन किया है, इसमें आपको जॉब प्रोफाइल भी मेंशन करनी है, along with all the facilities available for them, their rights and obligation। तो ये चीजें हुई दानिश भाई। अगला आपका एक्सेसिबिलिटी का जो इशू था, यहाँ बहुत शॉर्ट में मैं पिछले में मैंने अच्छे से बताया, और इस पे एक्सेसिबिलिटी पे बात काफी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, आरबीआई हो गया, या फिर अभी रिसेंट जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जो जिसने की एक्सेसिबिलिटी को ये राइट बना दिया है हमारे लिए। तो लेकिन हमारे लिए भी यहाँ डिस्टिंक्शन, फंडामेंटल राइट्स, डिस्टिंक्शन ये है कि वो भी और आरबीआई भी कस्टमर सेंट्रिक उनका अप्रोच है, और इस चीज को फॉलो भी किया गया मिनिस्ट्रीज के द्वारा, इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हैं। जैसे डीएफएस डिप्टी सेक्रेटरी वेलफेयर धीरज जी ने ये बात भी कहा कि अभी तो हमने बैंकों से डेटा मंगाया, तो मोस्टली ने कहा कि हमने कंप्लाई कर दिया है। तो हमने उनसे पूछा कि ये कंप्लायंस तो इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स है ना सर, बट इज दिस इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज? तो यही पे गैप है दानिश भाई। कस्टमर्स के रिगार्डिंग आप वेबसाइट पे जाएं तो शायद फिर भी आप कह सकते हैं कि ठीक है, सर्टेन लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी वहां पे है, बट एज 68% इज क्वाइट हाई। तो यहाँ पे गैप है कि एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव से इस एक्सेसिबिलिटी को कंसीडर नहीं किया गया है, या फिर शायद मैं ये नहीं कहूंगा कि कंसीडर नहीं किया गया, ये एक मतलब लैप्स है, ये मिसिंग हो गया है। तो उसी को हमने ध्यानाकर्षण किया है अपने सर्वे में भी, और उस पे एक स्टैंडर्ड लाइक डॉक्यूमेंट जो कि सारे बैंकों का, हम बिना रिसर्च के कोई काम करना पसंद नहीं करते हैं दानिश भाई। हम लाइक ये
जस्ट एक जनरलाइज्ड व्यू नहीं देते हैं। तो हमने यही कहा कि हम पूरे बैंकों की इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी एंड इफ देयर इज एनी एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन और सर्कुलर इज अवेलेबल इन एनी बैंक, तो वो सबका एनालिसिस करने के बाद देंगे। तो हमारा काम उस पे चल रहा है। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि एक्सेसिबिलिटी के रिगार्डिंग भी इंस्ट्रक्शंस बैंक को मिले। बिल्कुल। राजेश भाई, 3 सवाल है मेरे जी। एक, पार्टिसिपेशन क्यों नहीं बढ़ी है हमारे ब्लाइंड लोगों की आपके सर्वे में? 16 में भी लगभग सेम थी, अब तो रिक्रूटमेंट बढ़ गई है। दूसरा, हम अब फ्यूचर विजन क्या है इस रिपोर्ट को लेके, क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हिमांशु जी ने बोला कि इंटरनल एक्सेसिबिलिटी की ज्यादा बात नहीं हुई है, तो यूनिफॉर्म एक्सेसिबिलिटी आ जाए तो वो सबके लिए बढ़िया है। तो क्या ये जो बैंकों का मर्जर हो रहा है इससे भी यूनिफॉर्मिटी आएगी? पहली बात तो दानिश जी, आपने बहुत एक सही नब्ज पकड़ी है कि सर्वे में जो पार्टिसिपेशन लेवल है वो तकरीबन उतना ही है। ये बात मानने में मुझे कोई हिचक नहीं है विविबा के अध्यक्ष के नाते कि 2016 का जो सर्वे हुआ था उसमें भी करीब करीब 600 लोग प्रतिभागी थे और आज इस सर्वे में 685 लोगों के हमें रिस्पांस मिले। लेकिन उस समय वो सैंपल साइज था 25%, क्योंकि उस समय विजुअली इंपेयर्ड की संख्या करीब 3-4 हजार से ज्यादा नहीं थी बैंकिंग में, और आज ये संख्या लगभग 10,000 होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। तो कहाँ 25% और कहाँ 7-8% भी कम नहीं है सैंपल साइज अगर आप रिसर्च के हिसाब से देखें। लेकिन अब ऐसा क्यों? तो मैं अपने श्रोताओं से, अपने बैंक में जो काम कर रहे हैं, हमारे सदस्यों से या हमारे जो सदस्य नहीं भी हैं, सीधी बात तो ये है कि ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों? हमने तो प्रयास किया एक संगठन के नाते, और आज तो ऑनलाइन, उस समय तो ऑनलाइन भी थोड़ी कम थी, इंटरनेट का व्याप भी कम था उस समय, लेकिन आज तो इंटरनेट का व्याप कोने कोने तक है। तो हमने 2 महीनों तक अथक प्रयत्न किए, हमारे सारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं कमेटी, उन्होंने प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी केवल 685 लोग ही क्यों आगे आए जो अपनी आप बीती बताने को तैयार हुए, बाकी लोग क्यों नहीं आए? ये पहला तो मेरा सवाल है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए हुआ कि आप देखिए, कोई भी अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहता है, मन में डर बैठा हुआ है कि हमको नौकरी तो मिल गई, अब हमको चैलेंजेस हैं, कुछ काम हम कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम सीधे सीधे ये बात कहीं कह दें तो अव्वल तो हम ये मानना ही नहीं चाहते कि हमारी लिमिटेशंस हैं, कुछ काम हम नहीं कर पाते हैं, कुछ काम बड़ी डिफिकल्टी से, कठिनाई से कर पाते हैं, एक्सेसिबिलिटी है नहीं है। ये 68% लोग कह रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है। मेरे हिसाब से 90-100% लोगों ने ये बात कहाँ है, कौन सी ऐसी बैंक या कौन सा ऐसा पोर्टल है जो फुल्ली एक्सेसिबल है, आप मुझे बताइए। लेकिन लोग कहने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों लोगों में वो साहस बटोरने की क्षमता कम है, या हम अपने आप को वल्नरेबल समझते हैं, और ये हैं भी। ब्लाइंड व्यक्ति ज्यादा वल्नरेबल है, ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो जहां से रोजी रोटी चल रही है उसके खिलाफ एक शब्द भी कह देना या लिख देना, ये तो लिखने की बात थी, कहने की भी बात नहीं। सर्वे में तो आपको लिखना है, चूज करने हैं ऑप्शंस। तो मैं समझ सकता हूँ, मानसिकता को मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरी अपील आगे भी यही रहेगी कि जब तक हम कहेंगे नहीं, जब तक हम वाणी नहीं देंगे अपनी बात को, तब तक वो बात ठीक कैसे होगी? तब तो जैसे कहते हैं ना, एक रिपोर्टेड केस के पीछे 10 अनरिपोर्टेड केसेस होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ भी मैं यही मानता हूँ कि 700 रिपोर्टेड रिस्पोंडेंट्स के पीछे 7,000 अनरिपोर्टेड रिस्पोंडेंट्स हमारे पास हैं। जी, तो अब आऊं दूसरी बात। सर, इसमें एक चीज और भी जोड़ूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने जो बहुत डिटेल में बताई। हमारे एक साथी हैं दानिश भाई, जो वो खुद भी सीनियर मैनेजर हैं एक बैंक में। उनसे जब मैंने, जैसे हम सब लोग अप्रोच कर रहे थे लाइक कैंडिडेट्स को, भाई आप भरे, उन्होंने कहा कि यार मैं इसमें बिना नाम अपना भरे और बैंक का नाम भरे बिना अगर डालूं तो चलेगा? मतलब आप सोच सकते हो कि उनके मन में कितना एप्रीहेंशन है कि मेरा कहीं नाम तो नहीं आ जाएगा मेरे बैंक के सामने। तो बस ये मैं जोड़ना चाह रहा था। ये हमने भरोसा दिलाया है, वेबसाइट पर भी लिखा था, हर जगह गूगल फॉर्म में लिखा था कि डाटा विल बी यूज्ड एनोनिमसली, किसी का भी नाम कहीं नहीं, व्यक्तिगत रूप से नहीं। पॉलिटिक्स जो बैंकर्स के बीच में है वो भी एक कारण है कि ये जो पार्टिसिपेशन है कम होती है। खैर पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि चाहे जितनी भी आंतरिक राजनीति हो, देखिए काम तो सब कोई इसी के लिए करना चाहता है कि हमारी वर्किंग कंडीशंस बेटर हों,
और आज की तिथि में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड एसोसिएशन विबीवा ही है। तो बाकी जो भी जिस भी तरह से काम करना चाहें, लेकिन जब ये सर्वे हो रहा है, ऑल इंडिया सर्वे, तो अगर आंतरिक राजनीति इतनी छोटा बना देती है लोगों को, तो मुझे तो फिर खेद है इस बात के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं मानता ये मानने के लिए कि ऐसा होगा। जी, फ्यूचर विजन। जी, फ्यूचर विजन। अब देखिए, हम गए अक्टूबर में सरकार से मिले और उसके परिणाम अभी हमें दिखाई भी देने लगे हैं। आपको जान के खुशी होगी सभी श्रोताओं को कि 15 अक्टूबर को जो डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उन्होंने 2 ऑफिस मेमोरेंडम इशू किए हैं, जिसमें उन्होंने एक में कहा कि स्पेशल कन्वीनियंस अलाउंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री को उन्होंने कहा है कि आप कुछ इसको रिव्यू कीजिए। और दूसरे ऑफिस मेमोरेंडम में उन्होंने बात की है एक्सेसिबिलिटी की, उन्होंने बात की है ट्रांसफर्स की, और वो भी उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अपील की है कि जैसे एसबीआई की जो प्रमोशन पॉलिसी है, इसको आप रिव्यू कीजिए, जो डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, और ट्रांसफर्स में भी जो जिस तरह से अमल नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कुल मिला के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अपील कहा है डीओपीटी ने। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे भी बृहद कुछ हो, क्योंकि ये तो ऐसा हुआ कि एक मिनिस्ट्री ने दूसरी मिनिस्ट्री से बस कह दिया। बात तो तब होगी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारी मास्टर डिमांड तो है रिव्यू मैकेनिज्म, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट बनाए या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाए। मेरे ख्याल से एमएसजेई ज्यादा उसके लिए मुनासिब है कि वो अगर इस तरह का रिव्यू मैकेनिज्म बनाए, केवल बैंकों के लिए बनाए ऐसा मैं नहीं कहता, सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो फैसिलिटीज हैं, 2014 का सर्कुलर उसकी बात करता है, तो उसके लिए बनाए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैंकिंग के लिए बनाए, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज भले अपने अपने हिसाब से बनाए, लेकिन अगर ये रिव्यू में, हमें पूरी उम्मीद है कि इस तरह का रिव्यू मैकेनिज्म जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स होंगे, वो तो मैंडेटरी हैं, वैसे भी मैंडेटरी हैं, हर साल या 2 साल में होने चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से ऑडिट ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी भी उसका एक भाग है, और बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं 30-31, वो सब भी उसमें शामिल हों, और ये कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू मैकेनिज्म बने। ये हमारी फ्यूचर विजन है, और इसी को लेकर हम आगे चलते हैं। बिट बाय बिट अलग अलग हम रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम जा के फिर से मिलते रहेंगे, और सूनर देन लेटर इफ दिस रिव्यू मैकेनिज्म इज इंस्टीट्यूटेड, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और जिसके चलते फिर जो आपने प्रश्न उपस्थित किया था कि हम 21वीं एआई सदी में जी रहे हैं, फिर भी हम आज वो छोटी छोटी एक्सेसिबिलिटी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी और ये सब बातें करते रहेंगे, तो क्या होगा? जॉब मैपिंग नहीं होगी। तो जब रिव्यू मैकेनिज्म आ जाएगा, तो हमें पता चलेगा, हर साल पता चलेगा कि हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक है, सर्कुलर जो कागज पर है या सर्कुलर जमीन पर है, ये हमें प्रोग्रेस धीरे धीरे पता चलेगी। ठीक है, 100% कोई चीज नहीं होती, लेकिन एक लोकतंत्र में किसी भी सिस्टम को अपनी लेजिटिमेसी बनाए रखने के लिए वो 60-70% तो इफेक्टिव, 80% तो इफेक्टिव होना चाहिए। तो जब कोई सर्कुलर इशू होता है, कोई कानून बनता है, उसका अमल अगर 80% से भी कम है, 70% से भी कम है, हमारे सर्वे के हिसाब से तो ये अमल 40% के हिसाब, बस 30-40% ही है इस समय तक देखा जाए तो इस तरह से तो लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है लोकतंत्र में चीजों की। तो वैसा नहीं होगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है, और विविवा इसके लिए प्रयत्नशील रहेगा। 13 बैंक हैं, इनको 7 सुनने में आ रहा है, जोरों शोरों से मर्जर हो जाएगा। जी। तो ये डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से जितने कम होंगे वहाँ यूनिफॉर्मिटी ज्यादा आने के चांस है, लेकिन आपका फिर वो रिक्रूटमेंट भी कम हो जाती है और चीजें भी है। तो ये मर्जर और प्राइवेटलाइजेशन को डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से आप में से कोई बताना चाहे शॉर्टली? दानिश भाई, देखिए, आपके सवाल में ही आपने जवाब पहले प्रश्न का दे दिया। मर्जर से हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा? मेरा मानना है कि डिसेबल्ड कम्युनिटी मर्जर के बाद संगठित होती है, क्योंकि जब कोई भी बैंक बड़ा बनता है तो एचआर पॉलिसीज या जो भी है उनको रिवाइज किया जाता है और एग्रीगेट करने की कोशिश की जाती है, बेटर प्रैक्टिसेस। ये पिछले मर्जर के समय में भी हुआ, और इसका एक प्रेसिडेंस ये है कि इंडियन बैंक में पहले ऑफिसर्स को स्पेशल कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलता था। उनका मिस इंटरप्रिटेशन था उस सर्कुलर को रिगार्डिंग, जिसमें वो क्लरिकल एक वर्ड यूज कर दिए गए थे, तो उनका इंटरप्रिटेशन था कि क्लरिकल को ही मिलेगा। हमने लगातार उनको दिया था रिप्रेजेंटेशन, और मर्जर के टाइम पे वो फाइनली हो भी गया और सारे ऑफिसर्स को मिलना शुरू हो गया। तो ये है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एम्प्लॉय भी ज्यादा संगठित होंगे, बीआई एम्प्लॉयज,
कारण कि जो छोटे बैंकों में है, दूर दराज में है, वो जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब मर्जर के बाद वो सारे बैंक्स एक जगह इकट्ठा होते हैं, कोई एक ब्रांचेस बंद होते हैं या फिर मर्ज आपस में ही हो जाते हैं, दो का एक कर दिया जाता है, तो वैसे एम्प्लॉयज एक दूसरे के कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं और ज्यादा से ज्यादा जानकारियां उन तक पहुंचती है। और जानकारी का मतलब है कि उन्हें अपने जो भी राइट्स है उनका पता चलता है, वर्किंग कंडीशन दूसरों के साथ क्या है, उनको क्या अमेनिटीज प्रोवाइड की गई है, ये सारी चीजें जानने से अवेयरनेस लेवल और जो ये जागरूकता है वो उनकी बढ़ती है। तो ये फायदेमंद हमारी कम्युनिटी के लिए होता है। रही बात प्राइवेटाइजेशन की, तो आपको भी पता है दानिश भाई कि जो रिजर्वेशन है, चाहे वो रिक्रूटमेंट में हो चाहे प्रमोशन में हो, दो बैंकिंग में वो बहुत ही लिमिटेड स्तर तक है, क्लरिकल टू ऑफिसर, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे पूरे चांसेस बन जाते हैं, जो बोलते हैं ना कि गर्दन पे तलवार लटकने वाली बात। तो प्राइवेटाइजेशन तो कहीं से भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का सप्लीमेंट नहीं हो सकता है या ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। प्राइवेटाइजेशन इज अ टोटली लाइक प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। तो मेरा मानना है कि ये हमारे डिसेबल कम्युनिटी के एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही घातक है अगर प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का होता है तो। बिल्कुल एग्रीड। प्रवेश भाई, अब तीनों के पास मैं आऊंगा, आपको 2-2 मिनट में अपनी पूरी बात समेटनी है इस सर्वे को लेके। तो प्रवेश भाई आपसे शुरू करते हैं, क्लोजिंग कमेंट्स 2 मिनट हैं, आप अपनी पूरी बात रख सकते हैं। देखिए, सर्वे के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज बहुत ही रिगरस रही, हमने बहुत मेहनत की, और लेकिन जब हम अपनी रिपोर्ट लेके डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल्स को मिले, वहाँ पे जो रिस्पांस हमको मिला, चाहे एमएसजेई हो, चाहे डीओपीटी हो, चाहे डीएफएस हो, दैट वाज वेरी पॉजिटिव। और उन लोगों सारी बातों पे उन्होंने एग्री किया जो हमने कंसर्न्स रेज किए थे। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि आने वाले टाइम में उनकी तरफ से और भी गाइडलाइंस आएंगी जो इन चीज़ों को इंश्योर करेंगी कि विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए चीज़ें आगे बेहतर होती रहें। जी, थैंक यू। हिमांशु जी, ये भी बताते रहे लोगों को कि ये रिपोर्ट कहाँ पढ़ सकते हैं, और आपके क्लोजिंग कमेंट। जी जी दानिश भाई, 2016 और 2025 देन एंड नाउ में मैं कहूंगा कि पहले और अभी में यही अंतर है कि उस वक्त वी वर क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, नाउ ये डेवलपमेंट हुआ है कि हम लोग चल रहे हैं लेकिन रास्ता उबड़ खाबड़ है। हमें इसे स्मूथ बनाना है सो दैट वी कैन रन ऑल्सो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इसमें हमारे श्रोताओं के लिए कि जो हमारा सर्वे रिपोर्ट है वो हमारे वेबसाइट www.VIBEWA विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन VIBEWA.org पे होम पेज पे ही अवेलेबल है। और उसके पोस्ट जो भी फॉलो अप्स है वो भी हम टाइम टू टाइम वहां पोस्ट करते रहेंगे। सर्वे का जो मतलब तैयारी करने का प्रोसेस था और उसके बाद हमने जो ये सबमिट किया, अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ही पॉजिटिव रहा है। सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से बहुत ही पॉजिटिवली इसे लिया है और इसका फॉलो अप एक्शन प्लान भी हमारे पास है जिस पे हम लोग ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं। तो आशा करेंगे कि बहुत जल्द हमारे जो भी डिमांड्स हैं वो फुलफिल होंगे और हमारे साथियों को बेहतर वर्किंग कंडीशन हम उपलब्ध करा पाएंगे। बढ़िया असुदानी साहब, और ये भी बताएं, हमारे लोग पूछ रहे हैं कि आपने ये बैंकिंग ऑन द ब्लाइंड शुरू किया था, महीने में एक एपिसोड करेंगे, फिर बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं आप लोग? जी, पहली बात तो मैं ऐड कर दूं, वेबसाइट के अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, उससे भी जुड़ें, वहां भी ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। पहली बात, बैंकिंग ऑन द ब्लाइंड पर मैं एक आश्वासन दूंगा, बिल्कुल हमने कमिट किया था और अगर हमारी तरफ से थोड़ा डिले हुआ है क्योंकि हम सब इस सर्वे में और रिपोर्ट में इतने लगे हुए थे और हमने सोचा, जैसा आपने कहा, कि कुछ रचनात्मक आपके सामने लेकर आए। लेकिन आज के बाद फिर से मैं कमेंट करूंगा, ये तो सर्वे अभी फॉलो अप बिल्कुल चलता रहेगा, लेकिन बैंकिंग ऑन द ब्लाइंड सीरीज फिर से एक बार हर महीने फिर से लाइव होगी, रेडियो उड़ान पर जरूर होगी। और मैं बस 2 बातों से अपनी बात समाप्त ये करना चाहूंगा कि जैसा मैंने कहा कि वो दिन अगर आ जाए कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू मैकेनिज्म एस्टेब्लिश हो जाए, तो किसी भी सर्कुलर के इशू होने का वो जैसे प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग जिसको कहते हैं कि सर्कुलर इशू हो गया तो नहीं, लेकिन जब तक रिव्यू मैकेनिज्म नहीं है, जैसे कहते हैं विदाउट द रेमेडी एनी राइट इज जस्ट अ टीजिंग इल्यूजन, लॉ की भाषा में कहते हैं कि एक भ्रमक स्थिति है वो, है ना। तो
रिव्यू मैकेनिज्म के लिए हम सतत प्रयासशील रहेंगे और वो रिव्यू मैकेनिज्म आएगा, ऐसा मुझे लगता है जल्दी ही आएगा। और बाकी बस यही कहूँगा मैं कि चाहे राजनीति हो, आंतरिक राजनीति हो, बाह्य राजनीति हो, हमें लेकिन मिलकर प्रयास करना है। सेवा में कभी स्पर्धा नहीं होती। विबीवा इज अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन, भले आप सदस्य बने न बने, लेकिन जब इस तरह की गतिविधियां होती हैं, सर्वे होते हैं, तो उसमें अपना संपूर्ण सहयोग दें, ताकि ये सबके भले के लिए है। जैसा विनोबा जी ने कहा था, जय जगत। थैंक यू आप तीनों का, आपने विस्तार पूर्वक इस रिपोर्ट के बारे में बताया और वेबसाइट पे लोग पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा आपने आश्वासन दिया है कि हम इस सीरीज को भी आगे कंटिन्यू करेंगे और बैंकिंग से रिलेटेड जो पहलू हैं, क्योंकि एक बड़ी इंडस्ट्री है ये हमारे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, तो काफ़ी नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो लोगों से मुखातिब होते रहेंगे। इस रिपोर्ट पर काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों को एम्पावर करने की जो आपकी विजन है उसको आप आगे परस्यू कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद दानिश जी, थैंक यू सो धन्यवाद मच रेडियो दानिश उड़ान। जी, बिल्कुल। तो लिसनर्स, बात की आज हमने विविवा की टीम से, जिन्होंने सर्वे के बारे में बताया। आप विविवा से जुड़ें अगर आप बैंक एम्प्लॉइज हैं, उस पर ध्यान रखें, अपने सुजेशन दें, और जो काम चल रहा है कम्युनिटी के लिए उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है, और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए, क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर।